हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एम्स सीआरई ओटी टेक्नीशियन मेमोरी बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये मेमोरी बेस्ड क्लास होने वाला है। ये सेशन होने वाला है। हम लोग पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग बात किए थे कि इसमें 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे, पार्ट 2 में भी 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। यानी कि हर एक पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 पार्ट्स जाने वाला है। ये क्या है, दिसंबर 2023 में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी का बेस्ड पे ये है मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर है। ये आपको याद रखना है। यानी कि मेमोरी बेस्ड इसमें हम लोग बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब टेलीग्राम प्रॉपर स्टार्ट हो गया है और उस पर हम कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले ले जा करके आप देख ले, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। जब हम 5th नंबर का वीडियो पर जाएंगे दिसंबर में, इसमें जो नॉन टैक है, नॉन टैक को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी आपको याद रखना है। तो 41 में हम लोग बात करेंगे ईसीजी इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। चलिए इसको आपको बनाना है, इसको आप बनाइए। क्या इसका आंसर होने वाला है, आपको आंसर इसका बतलाना है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर जब बात कर रहा है ईसीजी इलेक्ट्रोड्स का, आर प्लेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो हमको ये याद रखना है कि 12 जो लीड का होता है ईसीजी, उस पर हमको नहीं जाना है। अभी आपको पता होगा कि ओटी में जो यूज होता है, ओटी में कौन सा लीड का यूज होता है, तो 5 जो लीड वाले, जो 5 लीड का ईसीजी होता है उसका यूज होता है। ये आपको ये समझ में आ गया कि कितना होता है, 5 लीड का होता है। तो आप इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितने लीड का होता है, 5 लीड का होता है। वो हम बॉडी का कौन सा लोकेशन पर, बॉडी का कौन सा पार्ट पर हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी प्लेस्ड करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर बोलेंगे चेस्ट में ओनली, तो ये ऑलरेडी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। अगर आप बोलेंगे एब्डोमेन ओनली, ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो गया। हेड एंड चेस्ट, अगर हेड एंड चेस्ट का बात करेंगे तो हेड एंड चेस्ट, यहाँ पर हेड में ईसीजी का भी हम लोग, ईसीजी का मेन काम क्या होता है, तो बोलिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ग्राम हम लोग करते हैं। यानी कि हार्ट का इलेक्ट्रिक इम्पल्स को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। इस टेक्निक का ये काम होता है। तब जा करके इस तरह का क्या होता है, तो ग्राफ बनता है, पी बनता है, क्यू आर एस टी बनता है। तो इस तरह का वेव बनता है, उसको हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा, हेड एंड चेस्ट भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो सी होने वाला है, बोथ आर्म एंड लेग्स लिम्स पे ये लगता है। तो चलिए अब इसको हम लोग आपको इसको समझा देते हैं, ये किस तरह से लगाया जाता है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, एक बॉडी को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बॉडी को ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा भी बॉडी बने इस पे आपको जज नहीं करना है। देखिए यहाँ पर बीच में क्या है, यहाँ पर स्टेर्नम होता है, ये सबको पता है। ये क्या है, स्टेर्नम है। यहाँ से क्या होता है, तो रिब्स होता है। ये क्या है, रिब्स है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, रिब्स है, रिब्स को याद रखना है। तो इसमें हमको कितना स्टेर्नम को गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 और एक तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। ये क्या है, तो जो फाइट प्रोसेस यहाँ पर होता है और कहाँ कहाँ हमको अप्लाई करना है, ये आपको समझना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा, क्या हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा लंबा भी वीडियो होता है। तो आपको अंतिम तक अगर सीखना है तो आपको रहना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना है कि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, राइट यानी 4 ठो लीड होता है। पहले वो लीड को आप लोग जान लीजिए।
हम राइट लिख रहे हैं तो आर का मतलब राइट, ए से होता है आर्म, राइट आर्म हो गया, एक लीड आपको ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, राइट एल, यानी आर एल लिखा हुआ रहेगा तो राइट लेग आपको याद रखना है। उसके बाद एल ए अगर मिलेगा तो लेफ्ट आर्म होगा, अभी समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद एल एल लिखा हुआ है तो लेफ्ट लेग ये है, यानी कि 4 ठो हम लोग क्या है इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर अब लगाने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग पहला जो प्लेस करेंगे तो ये यहाँ से ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर स्टेर्नम है, यानी कि ये क्या है स्टेर्नम का मिड स्टेर्नम याद रखिएगा, ये क्या है मिड स्टेर्नम आपको याद रखना है, मिड स्टेर्नम के साथ में हमेशा लेना है, मिड स्टेर्नम से ऐसे हम लोग करेंगे। तो मिड स्टेर्नम में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें जब राइट आर्म पे हम लोग लगाएंगे तो 2 और 3 जो रिब्स का इंटरकोस्टल मसल्स होता है वहां पर हम लोग लगाएंगे। तो मान के चलिए ये एक यहाँ भी रिब्स हम बना देते हैं, यहाँ पे एक रिब्स है तो ये एक रिब्स यहाँ पर हो गया, याद रखिएगा ये एक रिब्स हो गया, ये 2 रिब्स हो गया, ये 3 रिब्स हो गया। ये दोनों के बीच में लगाना है, एक यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर एक लगेगा, यहाँ पर कौन लगेगा तो राइट आर ए लगेगा, यानी कि राइट आर्म। ये लिखना अगर होगा तो आप लिख सकते हैं राइट आर्म लगाएंगे। और तो इस साइड भी क्या करेंगे मिड स्टेर्नम से हम एक लाइन ले लेंगे, इस साइड में भी लेफ्ट साइड और राइट साइड कहाँ पर जाएगा तो 2 और 3 जो हमारा रिब्स है उसके बीच में लगता है, मिड स्टेर्नम में लगता है। 2 और 3 के बीच में इंटरकोस्टल जो होता है उसमें हम लोग लगाते हैं, जो इंटरकोस्टल होगा उसमें लगाएंगे। तो 1 2 3 तो यहाँ पर एक लग जाएगा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो लेफ्ट आर्म बोलेंगे। यहाँ आपको रखना है, इसका कलर कोड होता है, लेकिन ये आपको याद रखना है कलर कोड आपसे नहीं पूछा जाएगा। हर एक कंपनी जो होता है वो अपना कलर कोड अलग अलग बनाती है, तो वो आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे राइट लेग का जो हम लगाएंगे तो वह कौन सा जगह होगा तो उसमें हमको देखना है 8 और 9 जो होता है रिब्स उसके बीच में लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बीच में आप एक को यहाँ पर एक लगाना है और एक इस साइड में लगाना है। तो राइट साइड है तो यहाँ पर आर एल हो जाएगा, लेग के तरफ है, ये लेग के तरफ है इसीलिए ये दे रहे हैं। इधर हम लोग जाएंगे तो लेफ्ट लेग होगा। ये आपको क्लियर हो गया कि हमको कहाँ लगाना, 4 क्लियर हो गया। एक और बचा हुआ है भी, यानी सेंटर पर जो रहता है उसको सी बोलिए चाहे भी बोलिए, तो वह जो होता है हम लोग जानते थे कि लेफ्ट साइड लगता है, जो ये स्टेर्नम को लेफ्ट बॉर्डर के साइड में लगता है। लेकिन ये आपको याद रखना है क्या होता है 4 और 5, 1 2 3 4, ये 4 है और ये 5 के बीच में यहाँ पर लगेगा कौन सा तो यानी सेंटर वाला जो होता है सी बोलिए इसको चाहे भी बोलिए, वह यहाँ पर लगेगा, यानी राइट बॉर्डर पे लगेगा। जो स्टेर्नम का राइट बॉर्डर पे किस पे 4 और 5 जो रिब्स के बिटवीन में लगता है, ये आपको अब तक आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है इसीलिए यहाँ पर देख दिया है, तो इसको हम कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। और आगे यहाँ इसका फिगर भी ऐड किया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से इसको लगाया जाता है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से लगाया गया है, तो आपको यहाँ से भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 42 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोलाइड्स, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है कोलाइड्स फ्लूइड्स का बात कर रहा है। यहाँ पर क्या है कोलाइड्स फ्लूइड्स का बात कर रहा है। तो आपको फ्लूइड्स के बारे में पता है कि फ्लूइड्स कितने तरह का होता है। तो अगर फ्लूइड्स हम लोग देखेंगे तो फ्लूइड्स कितने तरह का होता है, तो एक आप बोलिएगा कि क्या होता है तो क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड्स होता है, उसके बाद कोलॉइड्स फ्लूइड्स होता है। ये तो सबको क्लियर है, क्रिस्टलाइड्स होता है एंड कोलॉइड्स होता है। जब हम लोग फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो कोलॉइड्स का बात कर रहा है, अभी हम कोलॉइड्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन तब तक आपको चूज करना है कि ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। तो कोलॉइड्स में जाएंगे तो कोलॉइड्स 2 तरह का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। यानी कि नेचुरल जो नेचुरली हम लोग निकालते हैं उसको नेचुरल बोलते हैं, सिंथेटिक जो बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो सिंथेटिक बोलते हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या होता है, तो ह्यूमन 1 नंबर में आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन एल्ब्यूमिन जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे तो नेचुरल रहेगा। उसके बाद 2 नंबर में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, एफ पी होता है, यानी कि फ्रेश फ्रोजन
प्लाज्मा होता है, ये नेचुरल कोलाइड्स में आपका चलेगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल कोलाइड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें अगर थर्ड में आप जाते हैं तो ब्लड प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो ब्लड प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हैं। चलिए अब हम सिंथेटिक में जाते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, कोलाइड्स का बात कर रहा है। आप तब तक देखिए इसमें से आपको यहाँ पर कुछ मिला है, अगर मिल रहा है तो ये और आप आंसर कर सकते हैं। सिंथेटिक में अगर हम लोग जाते हैं तो हाइड्रोक्सीथाइल स्टार्च होता है, HES इसको हम लोग बोलते हैं, HES बोलते हैं, 1 नंबर में आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसका 2 नंबर में क्या होता है, सिंथेटिक जो बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, डेक्सट्रेन होता है, ये आपको याद रखना है, क्या होता है, डेक्सट्रेन होता है। एंड उसके बाद थर्ड में क्या होता है, तो जिलेटिन होता है, क्या होता है, तो जिलेटिन होता है, ये भी याद रखना है। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कोलाइड्स, क्या होगा, तो आप अगर देखते हैं यहाँ पर तो नॉर्मल जो सलाइन है ये तो नहीं होगा, NS हो गया, RL हो गया, DNS हो गया, ये क्या होता है, कोलाइड क्रिस्टलाइट्स में आ जाता है, ये क्या होगा, क्रिस्टलाइट्स में आ जाएगा। तो नॉर्मल सलाइन भी क्या होगा, क्रिस्टलाइट्स में, ये तो कट गया। उसके बाद डेक्सट्रोज 5% हो, 10% हो या 25% हो, ये क्या होता है, तो ये भी क्या हो गया, क्रिस्टलाइट्स फ्लूइड है, ये भी कट गया। रिंगल लैक्टेट ये भी कट गया। तो बचा कौन, तो हमारे पास हाइड्रोक्सीथाइल स्टार्च, ये भी कोलाइड्स में कौन सा कोलाइड्स है, तो सिंथेटिक कोलाइड्स है, ये भी आपको याद रखना है। आप अपना नोट्स में लिखना अगर है तो इसको भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 में हम लोग देखेंगे विच इज द मोस्ट कॉमन IV एनेस्थेटिक एजेंट, यानी कि यहाँ बात कर रहा है कि IV जो एनेस्थेटिक एजेंट है इसमें कौन सा कॉमन है। अब देखिए कितना ये पेचीदा, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा यहाँ पर सवाल पूछा गया, थोड़ा टफ सवाल है, आपको ये समझना होगा। विच इज द मोस्ट कॉमन IV एनेस्थेटिक एजेंट। अब IV एनेस्थेटिक एजेंट का यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, तो थायोपेंटोन है, केटामिन है, प्रोपोफोल है, मिडाजोलम है। तो IV एनेस्थेटिक का जब बात करेगा तो अब यहाँ पर तो फंस जाते हैं। तो यहाँ पर कॉमन जो शब्द का यूज कर दिया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देखिए इसमें कॉमन हम लोग अगर बात करेंगे तो थायोपेंटोन ये कॉमन नहीं होगा, केटामिन भी ये कॉमन नहीं होगा, मिडाजोलम भी ये कॉमन नहीं होगा। प्रोपोफोल क्या होगा, ये कॉमन होगा। प्रोपोफोल आप लोग देखे होंगे कि ये क्या होता है, तो मिल्क कलर का ये होता है, ये वाइट कलर का होता है। और अगर इसको ओपन करते हैं, देखिए ये भी याद रखना है, जब इसको ओपन करते हैं हम लोग इंजेक्ट करने के लिए, तो वह 6 आवर्स से पहले इसका यूज कर लेना है। अगर 6 आवर्स हो गया तो इसको क्या कर देना है, तो डिस्कार्ड कर देना है। समझ गए, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका कॉमन इसको क्यों बोला जाता है, तो इट्स रैपिड वन सेट करता है। ये जो होता है ये क्या करता है, तो रैपिड जो होता है, रैपिड वन सेट करता है। क्या करता है ये, तो रैपिड वन सेट करता है। एंड दूसरा इसमें क्या होता है, तो जो पोस्ट ऑपरेटिव जो होता है, नोजिया एंड हैंगओवर इफेक्टिव, इसको रिड्यूस कर देता है। जैसे पोस्ट ऑपरेटिव हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव जो होता है नोजिया एंड हैंग ओवर जो हो जाता है, हैंग ओवर क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, तो हैंगओवर को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉमन IV एनेस्थेटिक एजेंट होता है। ये याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या हो सकता है, तो कंफ्यूजन बार बार हो सकता है, इसीलिए ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसका प्रोपोफोल आपको देखने को मिल गया कि यहाँ पर क्या है, प्रोपोफोल आपको मिल गया है। इसमें आपको मिल्की वे कलर का ये होता है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट ये है, ये क्लियर है आपको। देखिए 44 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर कॉजेज ऑफ प्रोपोफोल, यानी प्रोपोफोल जो है कौन सा इफेक्ट्स को ये काउज करता है, तो उसको आपको बतलाना है कि ये क्या करता है, तो कौन सा इफेक्ट्स को कॉज करता है, तो वो आपको बतलाना है। देखिए हाइपरटेंशन होता है या एनाल्जेसिया होता है, हाइपोटेंशन या ब्रेडिकार्डिया जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करता है, इसको आपको बतलाना है। तो आप इसको जल्द से जल्द आप बता सकते हैं। तो चलिए हम तब तक इसका कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। तो इसको आंसर अगर हम लोग बात करते हैं तो ए जो है, ए में क्या है, हाइपरटेंशन और ट्रेकीकार्डिया में पेशेंट को नहीं लेकर के जाता प्रोपोफोल, ये याद रखना है। एनाल्जेसिया, अगर एनाल्जेसिया का बात करेंगे तो एनाल्जेसिया भी ये
कॉज करता है लेकिन बहुत कम करता है, तो ये भी आंसर इसमें नहीं होगा, क्योंकि इससे अच्छा सटीक आंसर हमारे पास है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन अगर बोलिएगा तो ये भी नहीं करता है। ये कौन सी करता है, तो हाइपोटेंशन में लेकर के जाता है पेशेंट को, या ब्रेडी कार्डिया में लेकर के जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। और ये क्यों होता है ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए इसमें क्या होता है, डिक्रीज कर देता है जो सिस्टेमिक जो वेस्कुलर रेसिस्टेंस होता है ना, उसको क्या करता है, ये डिक्रीज कर जाता है। इसीलिए ये इसको क्या आर्टियल और वेनस क्या होता है, डायलेशन हो जाता है। अब देखिए ये किस तरह से होता है, मान के चलिए ये क्या है, हम चलिए ये वेसल्स इसको बोलिएगा, ये आर्टरी भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, तो वेसल बोलेंगे। ये वेसल जो है इसमें क्या है कि ब्लड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर क्या है, ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो आराम से ये क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ जब ये मेडिसिन जब जाता है, जब ये मेडिसिन जाता है तो इसमें ये क्या है, प्रॉपर्टीज होता है, ये क्या करता है, इसको डायलेट करता है। डायलेट आप लोग को पता होगा कि जितना इसका अभी डायमीटर मान के चलिए, ये डायमीटर इसका 1 mm का है, 1 mm का है। जब ये डायलेट हो जाएगा, जब ये क्या होगा, डायलेट हो जाएगा, तो ये कितना का हो जाएगा, तो 1 mm से ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मोर देन हो जाएगा 1 mm से। तो ये आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये डायलेट होता है तो इसमें इसका क्या होता है, डायमीटर बढ़ जाता है। जब ये डायमीटर बढ़ेगा, जैसे ही डायलेशन होगा डायमीटर बढ़ेगा, तो आपको पता होगा कि क्या होता है, पेशेंट हाइपोटेंशन में चले जाता है या ब्रेडीकार्डिया में जाने लगता है। आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, जब बीपी बढ़ जाता है, हाइपोटेंशन में चले जाता है पेशेंट, जब बीपी बढ़ता है, सॉरी हाइपरटेंशन में जब पेशेंट चले जाता है, हाइपरटेंशन में जब पेशेंट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, तो जो वेसल्स डायलेशंस कर देते हैं। वेसल्स को जब भी डायलेशंस करेंगे तो उसका बीपी क्या होता है, फॉल होने लगता है। तो यही इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इसके कारण से ये कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है, या इस रेसिस्टेंस जो यहाँ पर लगता है वो रेसिस्टेंस भी कम हो जाता है। ये यानी थ्योरेटिकल वीडियो का ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चलिए आपको समझ में अभी फिलहाल आ गया होगा कि यह किस तरह से होता है। चलिए 45 में अगर हम लोग देखते हैं तो इन अ ओबेस पेशेंट्स प्लेस्ड फॉर जनरल एनेस्थेसिया, यानी GA का बात यहाँ पर कर रहा है, जनरल एनेस्थेसिया। क्वेश्चन को हमेशा बारीकी से समझना है। विच प्रिपरेशन शुड नॉट बी डन, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि पेशेंट ओबेस पेशेंट है, यानी कि मोटा ताज़ा पेशेंट है, यहाँ पर एकदम मोटा ताज़ा पेशेंट यहाँ पर है, और उस मोटा ताज़ा पेशेंट है, इसमें क्या ओबेस पेशेंट है, और GA हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। लेकिन विच प्रिपरेशन शुड नॉट बी डन, यानी इसमें से हम लोग क्या नहीं करेंगे, ये इसमें बोला जा रहा है। तो चलिए इसका ऑप्शन को अब हम लोग पढ़ते हैं। ए में बोल रहा है प्री ऑक्सीजनेशन। प्री ऑक्सीजनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, करेंगे। प्री ऑक्सीजनेशन इसमें करना होता है। डिफिकल्ट एयरवे कार्ड्स रेडी, यानी कि देखिए जब हम लोग पेशेंट को GA पर जाते हैं तो उसमें इंट्यूबेशन करते हैं। जब इंट्यूबेशन हम लोग करेंगे तो आपको ये तो याद है कि जब पेशेंट को इंट्यूबेशन करेंगे प्री ऑक्सीजनेशन होबे करेगा। डिफिकल्ट एयरवे कार्ड्स हमको रेडी करके ही रखना है। रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन ये भी हो सकता है। तो होगा क्या नहीं, सुपाइन फ्लैट पोजीशन विथ हेड एलिब्रेशन अगर रहता है तो ये भी सही हो जाता है, या विदाउट को अगर कटा हुआ रहता है तो ये सही हो जाता है। यानी चारों हम लोग करते हैं। यहाँ बोला शुड नॉट बी डन, सिर्फ है विदाउट जो आप देख रहे हैं ना, इसी कारण ये आंसर डी हो जाता है। यहाँ सुपाइन फ्लैट पोजीशन विदाउट हेड एलिवेशन। जब ओबेस पेशेंट होता है ना बाबू, इतना याद रखना कि इसमें क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो सुपाइन फ्लैट पोजीशन करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये काम का चीज़ है, इसको याद रखना है। हेड एलिब्रेट करते हैं, यानी ऊपर की तरफ इसको उठाते हैं। इसका फिगर भी आगे लगाए हैं, फिगर भी आपको दिखा देंगे। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ विदाउट है इसीलिए इसका डी ऑप्शन हो गया। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। जब ये ओबेस पेशेंट होता है तो इसका हेड को क्या करते हैं, तो एलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हेड के एलिब्रेशन है, रैम्पिंग थोड़ा सा। इसका हेड को क्या करते हैं हम लोग, जो ईयर और स्टेर्नम होता है इसका नोच को बराबर कर देते हैं। ईयर और नोच को इसको बराबर करते हैं, हेड को एलिब्रेट करते हैं। इससे क्या होता है, तो प्रॉपर क्या होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर
वेंटिलेट हो पाता है पेशेंट, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी इसका कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा होगा तो हमारे चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, ये मेमोरी बेस्ड हम लोग बात कर रहे हैं, तो मेमोरी बेस्ड जब बात कर रहे हैं तो इसका हर एक कॉन्सेप्ट को जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे एम्स इसका जब हम देखते हैं 46 में, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रीटमेंट फॉर हाइपरक्लेमिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइपरक्लेमिया का यहाँ बात कर रहा है, तो ये आपको पता होगा कि हाइपरक्लेमिया क्या होता है। तो हाइपरक्लेमिया मतलब क्लेमिया, सीधा जानिए कि हाइपर मतलब क्या, अधिक, हाइपर मतलब अधिक, यानी कोई चीज बढ़ गया है। क्लेमिया मतलब क्या होता है जी, क्लेमिया मतलब बोलिएगा पोटेशियम होता है। क्या होता है, तो पोटेशियम होता है। क्या होता है, तो पोटेशियम होता है। ये क्लियर हो गया है कि ये पोटेशियम होता है। यहाँ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रीटमेंट फॉर हाइपरक्लेमिया, यानी कि इसमें कौन सा ट्रीटमेंट जो है नहीं है हमारा हाइपरक्लेमिया के लिए, यानी पोटेशियम अगर बढ़ जाएगा तो उसको कम करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट इसमें से नहीं है। कैल्शियम ग्लूकोनेट का जब बात करेंगे तो ये इसको कम कर सकता है, तो ये क्या होगा, गलत हो गया। इंसुलिन विथ ग्लूकोज, ये भी इसको कम कर सकता है। नॉट का बात कर रहा है, यानी कम ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ये ट्रीटमेंट इंसुलिन विथ ग्लूकोज ट्रीटमेंट कर सकता है, इसको कम कर सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कम कर सकता है, तो कम कौन नहीं करेगा, तो सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट। सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट तो सीधा समझ में आ रहा है कि जब पेशेंट, यहाँ पेशेंट है, पेशेंट ऐसे नॉर्मल समझ लीजिए, तो यहाँ नेक के पास क्या होता है, इंटरनल जुगुलर वेन होता है, वहाँ पर हम लोग सेंट्रल लाइन यहीं से लेते हैं, यहाँ से हम लोग सेंट्रल लाइन लेते हैं, सब क्लेवियन से भी कभी कभी इंटर करते हैं, तो राइट सब क्लेवियन से इंटर करते हैं, यह भी याद रखना है। तो सेंट्रल लाइन आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रल लाइन क्या होता है। सेंट्रल लाइन से हम लोग एक्सेस लेते हैं, अधिक अमाउंट्स में अगर क्या करना होता है, फ्लूइड्स को देना होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, उस टाइम में हम लोग सेंट्रल लाइन लेते हैं। पेरिफेरल मान के चलिए, कैनुला अगर हम लगा रहे हैं, कैनुला अगर हम लगाने के लिए गए पेशेंट्स को, उसका एक्सेस अगर नहीं मिला हमको, पेरिफेरली कहीं एक्सेस नहीं मिला, हमको क्या करना, ओटी उसका कराना जरूरी है, तो उस टाइम में हम लोग सेंट्रल लाइन को चूज करते हैं, सेंट्रल लाइन में इंसर्ट करते हैं, वहाँ से एक्सेस लेते हैं फ्लूइड्स के लिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड सेकेंड टाइम में कब होता है, तो यानी कि किडनी डायलिसिस जो होता है, जब किडनी किसी का पेशेंट्स का खराब हो जाता है, डायलिसिस पर जब पेशेंट रहता है, तो उस टाइम में डायलिसिस के टाइम में भी क्या करते हैं हम लोग, सेंट्रल लाइन दे सकते हैं। फिस्टुला भी बनाया जाता है, तो उस टाइम में भी हम लोग इसका सेंट्रल लाइन लेते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 47 में, वेयर इज CSF प्रोड्यूस, यानी कि CSF जो है इसको प्रोड्यूस कौन करता है। तो CSF आप लोग को पता होगा कि CSF क्या होता है, CSF में दिक्कत नहीं होना चाहिए। CSF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जब आप लोग देखते होंगे कि स्पाइनल एनेस्थेसिया जब लगाते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया जब हम लोग लगाते हैं, जब स्पाइनल एनेस्थेसिया जिस टाइम में लगता है, तो उस टाइम में आप लोग देखते होंगे कि स्पाइनल एनेस्थेसिया जब हम कंफर्म करने के लिए यहाँ पर जब नीडल लगा हुआ रहता है पेशेंट्स में, यहाँ पर लंबर में लगा हुआ रहता है, तो यहाँ से फ्लूइड्स क्या होता है, गिरता है वाइट कलर का, यानी उसका क्या होता है कि कलर नहीं पता रहता, जैसे वाटर की तरह यहाँ कलर रहता है, इस तरह से गिरता है, तो वह जो फ्लूइड्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF फ्लूइड्स बोलते हैं। तो वह कौन प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी में, वह इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डी में बात कर रहे हैं, तो सब अर्कोनाइट्स स्पेस ये क्या करता है, फ्लूइड्स को प्रोड्यूस नहीं करता, यहाँ पर बस रहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्पाइनल कोड ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद एक्वाडक्ट ऑफ साइनोवियस लिखा हुआ है, ये भी क्या होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, तो एम्फेडिमल सेल्स फॉर
कोरोइड्स प्लेक्सस जो है ये क्या होगा, सही इसका आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोरोइड्स फ्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल जो होता है ब्रेन में, वेंट्रिकल ब्रेन में भी होता है, तो वहीं पर ये प्रोड्यूस होता है। इसका लोकेशन आपको याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें हम लोग इसे मेमोरी बेस्ड बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्यों जो यह हम लोग इसमें मेमोरी बेस्ड क्यों कर रहे हैं, तो दिसंबर 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका मेमोरी बेस्ड ये है, यानी कि जो एग्जाम देने के लिए जो कैंडिडेट गया वो जितना याद करके आ सका वही क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये जो ऑफिशियली जो होता है कि एम्स अपना क्वेश्चन को जारी नहीं करता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी अगर करवा रहा है तो वह मेमोरी बेस्ड ही करवाएगा। ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि आंसर की दिया तो उसके साथ में आएगा, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं देता है एम्स डायरेक्ट क्या करता है, तो क्वेश्चन करवाता है, वह कुछ ऐसा क्लू नहीं देता है कि आप वहाँ से तैयारी करें। मेमोरी बेस्ड जो याद करके आया है वह हमको बतलाया है, तो हम उसके हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तय करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं। ऐसे होता है। अगर कोई बोलता है कि हमारे प्रीवियस ईयर 100% है तो वह गलत बोल रहा है। आपको ये इसे याद रखना है कि पीछे जो पूछा गया है उसी से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको मार्क्स कर पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, इसमें कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए 48 में देखेंगे विच सर्किट इज यूज्ड इन अ चाइल्ड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। पार्ट 1 या पार्ट 2 में हम लोग इसको अच्छे से बात कर लिए थे। इसमें क्या होगा ये आप लोग पहले टिक कर रखे होंगे कि इसका क्या होगा, मेपल्सन एफ सर्किट, इसको हम लोग बोलते हैं जैक्सन रिस सर्किट भी इसको बोला जाता है। ये हम लोग पहले ही बात कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में, इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा दिए थे, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है, जैक्सन रिस सर्किट भी बोलते हैं। और ये चाइल्ड को लगाया जाता है जो 10 kg से कम का जो चाइल्ड होता है उसको हम लोग लगाते हैं। चलिए ये क्लियर है। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर 49 में अगर हम लोग बात करते हैं तो विच स्ट्रक्चर इज प्रिसाइज आफ्टर इंटरप्रेसस लिगामेंट ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थेसिया। जब स्पाइनल एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं तो इंटर स्पाइनस लिगामेंट जो होता है इसके बाद कौन सा लिगामेंट होता है। देखिए 9 स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से बात कर रखे हैं कि कितना 9 स्ट्रक्चर्स होता है। वो 9 स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है। देखिए 9 स्ट्रक्चर हम बतला रखे थे कि स्किन होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, सुप्रास्पेनस लिगामेंट होता है, इंटरस्पेनस लिगामेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम होता है, एपिड्यूरल स्पेस होता है, ड्यूरामेटर होता है, सब ड्यूरल स्पेस होता है, आर्केनोइड्स मेटर होता है, सब आर्कोइनिड्स स्पेस होता है। तब जा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको इंजेक्ट करते हैं। सब आर्कोइड्स स्पेस में जब पहुंचते हैं तब जा करके ब्यूपिवाकेन हैवी को ड्रग को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। देखिए तो इसमें अब लिगामेंटम्स फ्लेवम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा हमेशा, इस चीज़ को याद रखना है। इसका बी क्या होगा, आंसर सही होगा। सबकोनाइड स्पेस नहीं होगा, इसमें ड्यूरामेटर नहीं होगा, स्पाइनल कोड नहीं होगा। इसका कौन सा होगा, तो लिगामेंटम फ्लेवम होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए ये क्लियर हो गया। आगे अगर हम 50 में जाते हैं तो विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ क्लोज्ड सर्किट, यानी क्लोज्ड सर्किट का इसमें फंक्शन ये इनमें से कौन नहीं है, यानी फंक्शन इसमें से कौन नहीं है, ये चीज़ पूछ रहा है आपको, ये याद रखना है। आपको गलती नहीं करना है। जब हम लोग सर्किट का बात कर रहे हैं, क्लोज सर्किट का बात कर रहा है, तो सर्किट का जब बात करेगा तो यहाँ पर रिमूव ऑफ CO2 ये क्या हो सकता है, तो ये होता है, ये आपको याद रखना है, ये होता है। सोडा लाइम इज यूज्ड, इसका भी हम लोग करते हैं। मेंटेन यूनिडायरेक्शनल गैस जो होता है ये भी काम करता है किसमें, तो यहाँ क्लोज सर्किट में कौन काम नहीं करता है, तो इसमें ये क्या होता है, कॉज ऑफ मोर एयर पोल्यूशन, ये नहीं होता है। जब क्लोज सर्किट होता है तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, तो मोर जो होता है एयर पोल्यूशन नहीं होता है, वह सर्किट के अंदर में रहता है। सोडा लाइम हम लोग काहे यूज करते हैं, तो जो CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। रिमूव ऑफ CO2 जो होता है ये क्या होता है, जब एक्सहेल करते हैं हम लोग, जब एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो वह क्या होता है, तो कंटिन्यूसली रिमूव करता है, प्रिवेंट करता है टॉक्सिक, फिर उसको क्या करते हैं, रिब्रीथ करवा देते हैं। चलिए एक सर्किट ही आपको बना करके दिखाते हैं।
ये पेशेंट है, यहाँ पर सर्किट है, यहाँ से इस तरह से हम लोग सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पर के कनिस्टर है, यानी कि इसका सोडा लाइम का ये कनिस्टर है, और यहाँ पर आता है। इधर से ये क्या हुआ, जा रहा है पेशेंट में, फिर इधर से ये वापस आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इनहेल कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सहेल कर रहा है। ये क्लियर है, एक्सहेल कर रहा है। तो जब इनहेल करेगा, एक्सहेल जब करता है तो इसके साथ क्या आता है, तो CO2 आ जाता है। जब CO2 आता है तो यहाँ जब आएगा कनिस्टर के पास, तो ये क्या करता है, जो सोडा लाइम है, यहाँ पर सोडा लाइम जो है, सोडा लाइम एब्जॉर्ब कर लेता है CO2, फिर इसको रीब्रीथ करवा देता है। तो यही रिमूव ऑफ CO2, ये भी सही है। उसके बाद सोडा लाइम इज यूज्ड, ये सोडा लाइम का यूज हम लोग करवे करते हैं, क्लोज सर्किट का पार्ट है। मेंटेन यूनिडायरेक्शनल, यानी यूनिडायरेक्शनल आपको याद रखना है कि वन वे डायरेक्शन, यानी वन वे डायरेक्शन में चलता रहता है हमेशा। इधर से आया, फिर पेशेंट में गया, फिर पेशेंट से एक्सहेल हुआ, फिर यहाँ आया सोडा लाइम में, फिर सोडा लाइम से फिर पेशेंट में जाएगा, फिर पेशेंट से आएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यूनि डायरेक्शनल है। यूनि डायरेक्शनल के बारे में आप लोग को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन वे डायरेक्शन भी बोलते हैं, वन वे डायरेक्शन बोलते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, नॉट फंक्शन, यानी इसमें कॉज मोर एयर पॉल्यूशन, इसका ये आंसर में अगर देखते हैं तो ये सही हो जाता है। ये सारा काम बॉडी यानी कि सर्किट करता है। तो चलिए, ये भी आपको क्लियर। तो चलिए आगे हम लोग आप समझते हैं। इसमें 51 में हम लोग देखते हैं सेमी क्लोज सर्किट। सेमी क्लोज सर्किट अगर बात करेगा तो इसमें देखिए बेन सर्किट, जो हम लोग मेपल्सन डी सर्किट भी इसको बोलते हैं, टी पीस, ये दोनों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओपन सिस्टम ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, सर्कल सिस्टम। इसको भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इसका भी डिस्कशन कर लिए। टाइप एफ अभी जस्ट बतलाए हैं। सर्किट इज ऑल्सो नोन हैज, क्या बोलते हैं, तो जैक्सन रिच सर्किट बोलते हैं। जो हम किस में लगाते हैं, तो हम लोग चाइल्ड में इसको लगाया जाता है। ये हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है विच एजेंट्स इज नॉट यूज्ड इन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, यानी मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है। अब इसको हम लोग जानना है कि मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है। देखिए, जब एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं, जब एनेस्थेसिया देते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स देते हैं, चाहे एनेस्थेसिया देते हैं, तो उस टाइम में क्या हो सकता है, तो उसके बाद इस तरह का एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया बोलते हैं। एक सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। ये जेनेटिक रिएक्शन के कारण भी होता है। सर्टेन क्या होता है, एनेस्थेसिया मेडिकेशन से भी ये देखने को मिलता है। हाइपरथर्मिया मतलब क्या है कि बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वह बढ़ने लगता है। जो बॉडी का हमारा टेम्परेचर जो होता है, जो पेशेंट को दिए है बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो इसमें बढ़ने लगता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। मेलिग्नेंट याद रखना है कि जब एनेस्थेटिक एजेंट का हम लोग यूज करेंगे उस टाइम में ये आता है, इस तरह कंडीशन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आंसर होगा आपका वो नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ये देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं विच आईवी इंडक्शन एजेंट्स कॉजेज हाइपोटेंशन, यानी कि जब हम लोग आईवी इंट्रावेनसली इंडक्शन एजेंट का यूज करेंगे तो हाइपोटेंशन में लेकर के जाएगा। इसमें से कौन, हेलोथेन, केटामीन, सेवोफ्लोरेन, प्रोपोफोल, यानी चारों में से कौन लेकर के जाएगा। तो आपको बोलना है कि इसमें कौन लेकर के जाएगा, तो प्रोपोफोल जो है, प्रोपोफोल क्या करता है, तो ये हाइपोटेंशन में लेकर के जाता है। अभी हम जस्ट पीछे देखे हुए हैं कि हाइपोटेंशन में लेकर के जाता है। देखो प्रोपोफोल जो होता है, प्रोपोफोल को आपको समझना है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रोपोफोल क्या करता है, तो कोज करता है, हाइपोटेंशन को कोज करता है। ये आपको याद रखना है। आर्टियल वेनस क्या होता है, वेसल डायलेशन हो जाता है। अभी जस्ट हम लोग बतलाए थे ना कि जब इस ड्रग्स जाता है वेसल्स क्या होता है, डायलेट कर जाता है, यानी इसका जितना डायमीटर था, इसका जो डायमीटर था उससे क्या करता है, तो इंक्रीज हो जाता है, मोर हो जाता है। जब मेडिसिन हम लोग देते हैं तो मोर हो जाता है इसका डायमीटर। ये समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, तो वेसो डायलेशन इसको बोलते हैं। जब वेसो डायलेशन होता है तो बीपी ऑटोमेटिक कम होता है, इसीलिए हाइपोटेंशन में पेशेंट जाने लगता है। तो ये आपको क्लियर हो गया।
तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे 55 में देखेंगे विच IV इंडक्शन एजेंट इज अ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि IV इंडक्शन एजेंट है एंड एजेंट इज अ नॉन डिपोलराइजिंग मसल्स रिलैक्सेंट है। ये कैसे हो गया? IV इंडक्शन एजेंट अगर यहाँ बात कर रहा है तो इंडक्शन एजेंट में नॉन डिपोलराइजिंग, फिर मसल रिलैक्सेंट का बात कर रहा है। जब भी हम लोग इंडक्शन एजेंट का बात करेंगे तो उस टाइम में प्रोपोफोल हो सकता है, केटामीन हो सकता है, ये सब क्या होता है? इंडक्शन एजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बात क्या कर रहा है? तो नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट का यहाँ बात कर रहा है। ये क्वेश्चन में इंडक्शन को काट दीजिए, इंडक्शन को काट करके अब समझिए आप लोग, इंडक्शन एजेंट यहाँ है उसको काटिए, विच IV इज अ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें क्या होता है? डिपोलराइजिंग होता है मसल रिलैक्सेंट, एक होता है नॉन डिपोलराइजिंग होता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि डिपोलराइजिंग क्या होता है, नॉन डिपोलराइजिंग क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। रोक्यूरियम जो आप लोग पढ़े होंगे वो क्या होता है? नॉन डिपोलराइजिंग में आता है। कौन? रोक्यूरियम होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये आता है नॉन डिपोलराइजिंग में आता है। डिपोलराइजिंग में अगर बात कीजिएगा तो सक्सेनाइल जो कोलिन होता है ये क्या होता है? डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है? तो यहाँ पर क्या होगा? तो रोक्यूरियम होगा। प्रोपोफोल क्या है? IV इंडक्शन एजेंट है। यहाँ IV इंडक्शन एजेंट के साथ में मसल रिलैक्सेंट भी पूछ लिया, नॉन डिपोलराइजिंग, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत था, ये आपको याद रखना है। डी में केटामीन, ये भी क्या है? इंडक्शन एजेंट है, IV इंडक्शन एजेंट है। मसल रिलैक्सेंट इसको नहीं बोलेंगे। रोक्यूरियम जो इसका होगा ये सही आंसर इसका यही होगा, ये आपको याद रखना है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें भी कंफ्यूजन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 56 में सक्शन प्रेशर इन अडल्ट। आप देखिए सक्शन प्रेशर का बात कर रहा है। जब हम लोग सक्शन मशीन है, सक्शन मशीन का जो प्रेशर है वह प्रेशर का अगर बात करेगा तब जा करके अब हम इसका प्रेशर का बात करेंगे। सक्शन मशीन आप लोग समझ में आ रहा होगा। जब सक्शन मशीन होता है, सक्शन मशीन में कितना प्रेशर होता है वह प्रेशर आपको बतलाना है। ये प्रेशर गॉज है, प्रेशर आपको बतलाना है कि कितना इसका प्रेशर होता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि 100 से 150 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 150 से 200 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 50 से 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 200 से 250 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा तब जाकर के ये बनने वाला है। चलिए हम आपको तब तक बतलाते हैं। स्टैंडर्ड जो अडल्ट का है, ये अडल्ट को आपको याद रखना है कि ये अडल्ट के बारे में हम कुछ डाटा लिख रहे हैं, वो डाटा आपको याद रखना है। जब प्रोसीजर होगा, देखिए प्रोसीजर एक साइड आप लोग लिख सकते हैं, दूसरा साइड में रिकमेंडेड प्रेफर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर रिकमेंडेड जो प्रेफर होता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए एक में हम लोग लिखते हैं कि डीप, यानी अगर हम लोग डीप जाते हैं, ट्रेकिया में अगर जाते हैं, चाहे स्टोमक में जाते हैं, जब डीप हम लोग जाते हैं, डीप जाएंगे या ईटी ट्यूब में हम लोग जाएंगे, सक्शन उसका करेंगे, तो उस टाइम में प्रेफर जो होगा प्रेफर कम रहेगा, 80 से लेकर के 120। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बतला रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें आपको आराम से दिख जाएगा। इसमें होता है mmHg होता है, ये आपको याद रखना है। इसका यूनिट भी हमेशा याद रखना है, mmHg। ये क्या है? तो यूनिट है, यानी इसका क्या है? यूनिट है, यूनिट आपको याद रखना है। एंड 2 में अगर हम लोग देखते हैं तो 2 में क्या है? ओरोफ्रेंजियल। ओरोफ्रेंजियल का जब बात करेगा तो ओरो मतलब माउथ का, जब हम लोग माउथ का बात करेंगे, ओरोफ्रेंजियल का अगर बात करेंगे, ओरोफ्रेंजियल का बात करेंगे तो यहाँ पर 100 से लेकर के कितना होगा? 150 mmHg होगा। अगर थर्ड में हम लोग बात करते हैं तो थर्ड में क्या होता है? नेजो गैस्ट्रिक होता है, नेजो गैस्ट्रिक, जिसको हम लोग NG ट्यूब होता है ना, वह भी याद रखिएगा। NG ट्यूब में अगर हम लोग करेंगे, स्टोमक में नहीं जाता है, ये स्टोमक से सक्शन करेगा, तो उसमें 40 से क्या रखना है? तो 60 mmHg रखना है। इसका भी क्या होगा? mmHg इसका होगा।
चलिए ये अब तक क्लियर आपको हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो एडल्ट में हम लोग सक्शन का प्रेफर में क्या चेक करेंगे, तो एनेस्थीसिया साइड से पूछा रहा है कि आपको जब ट्रॉमा ना हो जाए, अगर ज़्यादा प्रेशर में हम लोग देंगे तो क्या कर सकता है, लंग को ट्रॉमा कर सकता है, ट्रोमेटिक कर सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, बहुत हो सकता है न्यूमोनिया हो सकता है। तो ये सब भी आपको याद रखना है कि अधिक प्रेशर में क्या करना है, सक्शन नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा, इसमें राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। चलिए एक चीज़ और आपको याद रखना है इसमें कि टाइम होता है जो अगर हम लोग इनर पार्ट में जाते हैं, अगर सक्शन ट्यूब के अंदर में हम लोग जा करके सक्शन करते हैं तो टाइमिंग आपको याद रखना है कि टाइम जो होता है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी क्वेश्चन आया है तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए हम जितना बता रहे हैं आपको नोट्स में लिख लेना है तो अच्छा रहेगा, आप बार बार इसको रिवीजन कर सकते हैं। देखिए 10 से लेकर के 15 क्या होता है सेकेंड हमको मात्र रोक करके रखना है। अंदर की तरफ हम लोग जब भी सक्शन करने जाएंगे, सक्शन कैथेटर को अंदर की तरफ जब इन करेंगे, सक्शन करेंगे तो 10 से 15 सेकेंड तक ही सक्शन करना है, फिर वापस बाहर लेकर के चले आना है, फिर जाना है, लेकिन 10 से 15 सेकेंड अंदर की तरफ रहना। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि सर ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, उसमें आपको हर एक अपडेट मिलता हुआ मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आगे हम बात करेंगे अब 57 में आर्टिफिशियल प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, आईवी फ्लूइड्स जो होता है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात कर रखे हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर जो कर रहा है ये भी आईवी फ्लूइड्स से ही है। आईवी वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं। आईवी फ्लूइड्स हमारे चैनल पे मिल जाएगा प्ले स्टोर में, वहाँ पर आईवी फ्लूइड्स के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। फ्लूइड्स और बॉडी फ्लूइड्स में अगर आप जाते हैं प्लेलिस्ट में तो वहाँ पर आपको आईवी फ्लूइड्स मिल जाएगा। उसमें आप अगर जाते हैं तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन आप देखते ही इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आर्टिफिशियल प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर किसको बोलते हैं, जब हम लोग कोलाइड्स जो फ्लूइड्स होता है, कोलाइड्स जब भी कोलाइड्स जो फ्लूइड्स होगा, कोलाइड्स फ्लूइड्स का काम होता है कि जो हमारा प्लाज्मा इसमें जो वेसल्स है इसमें क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है, फ्लूइड ब्लड प्लाज्मा होता है, इसको क्या करता है एक्सपेंड करने का काम करता है। हम बोले थे ना क्रिस्टलाइड्स फ्लूइड्स एक बहुत बताए थे, उसके बाद ये कोलाइड्स फ्लूइड्स बतलाए थे। कोलाइड्स फ्लूइड्स और ये क्रिस्टलाइड्स जो फ्लूइड है, कोलाइड्स फ्लूइड्स क्या होता है 2 से 4 घंटा तक आज तक बॉडी में रुका हुआ रहता है, एक्सपेंड करके रखता है, हमारा प्लाज्मा को एक्सपेंड करके रखता है। वही अगर हम क्रिस्टलाइड्स का बात करेंगे तो 30 मिनट से 1 आवर्स तक ही हमारा बॉडी में ये रह पाता है। मेंटेनेंस के लिए हम लोग ज़्यादातर क्रिस्टलाइड्स का यूज करते हैं, जैसे NS हो गया, DNS हो गया, RL हो गया, ये सब क्या करता है तो 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा के अंदर खत्म हो जाता है। लेकिन कोलाइड्स में एल्ब्यूमिन हो गया, जिलेटिन हो गया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो गया, ये सब क्या होता है तो 2 से 4 घंटा तक बॉडी में रुकता है, वेसल्स में रुकता है और ये एक्सपेंड करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिफिशियल बात कर रही है, अभी हम पीछे बात किए थे आर्टिफिशियल प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर किसको बोलेंगे, इसमें देखिए मेनिटोल को बोलेंगे तो नहीं, ये ड्यूरेटिक ग्रुप का है। कौन सा है, ड्यूरेटिक ग्रुप का। नॉर्मल सलाइन ये किस में आ जाएगा तो क्रिस्टलाइड्स में आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज क्या होता है ये 5%, 25%, 10% आता है। डेक्सट्रोज में क्रिस्टलाइड्स में चले। डेक्सट्रेन, देखिए डेक्सट्रोज और डेक्सट्रेन में आपको अंतर होना चाहिए। डेक्सट्रेन क्या है तो ये क्रिस्टलाइड्स नहीं है, ये कोलाइड्स फ्लूइड है, ये आपको याद रखना है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, आपको फ्लूइड्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे थ्रोम्बोस्ड वेसल्स ऑफ द रेक्टम आर नोन सर्जिकल एज, यानी कि जो हमारा थ्रोम्बस, यानी थ्रोम्बस मतलब क्या होता है ब्लड क्लोट होता है, ये आपको याद रखना है कि ब्लड क्लोट होता है। थ्रोम्बस मतलब क्या होता है ब्लड क्लोट जो होता है वो होता है, उसको हम लोग थ्रोम्बस बोलते हैं, उसको
थ्रोम्बस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग जानना है। थ्रोम्बस वेसल्स ऑफ द रेक्टम। रेक्टम आप लोग जान रहे हैं कि रेक्टम क्या होता है, इस तरह से ये क्या है, ये यहाँ पर ये एनस है, ये क्या है, एनाल केनाल है, एनाल केनाल है। यहाँ पर क्या है, रेक्टम है, यहाँ पर ऊपर में क्या है, रेक्टम है। तो यहाँ से क्या है कि सर्जिकल वेसल्स है, यहाँ पर क्या बोला है, वेसल्स है, इस तरह से वेसल्स है। तो इसका क्या प्रोसीजर होगा, हेमोराइड्स इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको पाइल्स बोला जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाइल्स भी इसको बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, तो पाइल्स इसको बोला जाता है। हेमोराइड्स को ही क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। हेमोराइड्स, हेमो मतलब क्या होता है, तो ब्लड होता है। हेमोराइड्स जो यहाँ इस तरह से रहता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं। ये में इसका आंसर क्या होगा, तो यही बी इसका आंसर होने वाला है। ये आपको याद रखना। हेमोराइड्स आपको समझ में आ गया। हेमोराइड क्या करते हैं, तो हेमोराइडेक्टोमी एक होता है, हेमोराइडेक्टोमी होता है, वह प्रोसीजर हम लोग करके उसको क्या करते हैं, तो बाहर निकालते हैं। हेमोरॉइडेक्टोमी प्रोसीजर होता है, इस क्या है, एक प्रोसीजर है, ये करवाते हैं। उसके बाद इसको हेमोराइड्स को काट करके बाहर निकाल देते हैं। थ्रोम्बस्ट का मतलब होता है ब्लड क्लोट्स होता है, ये आपको समझ में आ गया। पोलिप्स यहाँ पर है, पोलिप्स का मतलब क्या है, टिश्यू ग्रोथ हो जाता है। एनाल केनाल में क्या होता है, तो टिश्यू ग्रोथ हो जाता है, मसल्स का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, काट करके निकालते हैं। ब्लड वेसल्स भी होता है, उसको निकालते हैं। उसका फिस्टुला एक होता है। फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि फिस्टुला क्या होता है, जो एनाल केनाल है उसके साइड से क्या करता है, बाईपास ट्रैक बन जाता है, उसको फिस्टुला बोलते हैं। फिशर्स क्या होता है, एनाल केनाल में लाइन बन जाता है, कट जाता है, एनाल केनाल जो है वहाँ पर कट लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फिशर्स बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसका पिक्चर भी लगा हुआ है, देखिए। इस इंटरनल हेमोराइड्स इस तरह से बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं। और एक्सटर्नल हेमोराइड्स यहाँ बाहर की तरफ होता है। इसका सर्जरी आप लोग देखे होंगे, सर्जरी से देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं 59 में बढ़ते हैं, तो मोस्ट कॉमन पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, यानी कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमन है, यानी कॉमन है, जो कि कॉमनली आ सकता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, इस तरह का देखा जाता है। तो कब देखा जाता है, तो जब पेशेंट जीए से जाता है उस टाइम में यह कंडीशन देखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, किसमें, जब जीए से पेशेंट जाता है, जनरल एनेस्थेसिया से जाता है, उस टाइम में इस तरह का कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम में इसमें ऑप्शन क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स। जो न्यूमोथोरेक्स होता है ये नहीं होता है। न्यूमोथोरेक्स मतलब न्यूमो मतलब क्या होता है, बताइए। न्यूमो मतलब एयर होता है, एयर जो होता है थोरेक्स में चले जाएगा, ये बहुत कॉमन, ये आंसर इसका नहीं होगा। उसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी में क्या होता है, एम्बोलिज्म हो जाता है। जैसे ब्लड क्लोट है ना, वो एक जगह से ट्रेवल करके दूसरा जगह जा करके ब्लॉक करता है, उसी एम्बोलिज्म बोलते हैं। पल्मोनरी एथेरेक्ट्रोसिस जो होता है, यही सही इसका आंसर होगा। ये आपको याद रखना। ARDS एक होता है, ARDS आपको नहीं होता, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, ये नहीं पूछा जाता। ये भी लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है, उस टाइम में होता है ARDS होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पार्ट 3 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 3 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको बनाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेशर इज मेजर्ड इन, यानी इसमें बोल रहा है कि जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जब प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसमें यूनिट का कौन सा यूज करते हैं। हम कितना बार चिल्ला के बता चुके हैं, 1 से लेकर के 1 में भी बात किए, 2 में भी बात किए हैं, ये 3 है। 3 में आपको ये खुद से सॉल्व करना है कि इसमें से कौन सा यूनिट होता है जो यूनिट प्रेशर को मापने का काम करता है। तो पार्ट 3 भी क्लियर हो गया। पार्ट 4 एंड पार्ट 5 आपको जरूर देखना है, तब जा करके आपको समझ में आएगा। पार्ट 5 में हम लोग नॉन टैक्स का वीडियो इसमें बात करेंगे, यानी आपको ये समझ में अब तक आ गया होगा 80% क्या होता है हमारा डोमेन सब्जेक्ट से पूछा जाता है, 20
जो होता है नॉन टैग से पूछा जाता है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। इससे क्या होता है, मोटिवेट हम भी होते हैं, आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।